जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक को विस्तृत से अध्ययन करेंगे, क्योंकि आज के समय में बिना एनसीईआरटी के कोई भी एग्ज़ाम को पास करना मुश्किल है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एनसीईआरटी बुक का अध्ययन अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बुक क्लास 6 विषय आज का अध्याय 2 यानी कि अध्याय नंबर 1 पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि अध्याय नंबर 2 में है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है। आखेट मतलब शिकार होता है, शिकारी करना होता है। खाद्य मतलब जो शिकार करके जो प्राप्त होता है तो वो खाद्य होता है, जो कि खाने योग्य हो रहे। संग्रह मतलब जमा होता है, और उसके बाद भोजन उत्पादन तक। चलिए, तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार के शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ठीक है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। ठीक है। वो खिड़की के साइड में बैठे हुए हैं और वो बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। ठीक है। तो उसके चाचा ने कहे कि पता है कि 150 साल से पहले रेल यात्रा शुरू की है। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, यानी कि जस्ट इसके 150 साल जो पहले था उसके कुछ दशक बाद आई है। कौन क्या चीज़? बस। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? यहाँ यात्रा लिख दिया तो होगा यात्रा ही नहीं करते थे। यात्रा मतलब आने जाने का। क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसा बात नहीं थी। ठीक है। ये सोच रहे थे, कभी रहते ऐसा बात नहीं है। नहीं, वो चाचा से बोले क्या एक ही जगह बिताते थे? तो उसके चाचा बोले नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब पढ़ना है आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। सबसे प्रारंभिक का समय के जो मानव था वो इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। जो इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। जो 20 लाख वर्ष पहले जो रहते थे वो क्या? आखेट मतलब शिकारी करना। खाद्य मतलब भोजन करने के लिए जो प्राप्त जो सामग्री होता है खाद्य संग्रह कहेंगे। उसको संग्रह करके जमा करके नाम से जानते हैं। ठीक है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ये क्या एक विधि हुआ? भोजन को प्राप्त करने के लिए विधि हुआ। क्या विधि, क्या नाम हुआ? आखेट खाद्य संग्राहक। ये एक भोजन प्राप्त करने के लिए एक विधि हुआ। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ये क्या चीज़ का? जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं उसका शिकार करते थे। मछलियों और चिड़ियों पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। फल मूल, ठीक है, मतलब जड़ भी, फल भी, और दाने, कोई चीज़ का दाना, पौधे पत्तियां, पौधे जो छोटा वृक्ष होता है, पौधा होता है, वो भी खाते थे, और पत्तियां भी उसका खाते थे। अंडे भी इकट्ठा करके उसमें क्या करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। एक स्थान से दूसरे जगह आदान प्रदान इधर उधर जाते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। क्या कारण थे?
पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक है, एक ही स्थान पर रहेंगे तो वो समाप्त, व्यवहारिक सी बात है कि वो समाप्त होगा ही। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरे जगहों पर जाना पड़ता था। इसलिए भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते हैं होंगे। ठीक है, जैसे हिरन है, हिरन को मारने के लिए जो आखिर आखिर जो लोग थे, वो जंगल में रहने वाले जो लोग थे, वो हिरन को शिकार करते करते हिरन तो भाग गया एक स्थान से दूसरे जगह, तो उसको पीछा करते करते ये लोग भी कहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तीसरा कारण क्या कहा कि जो पेड़ों में जो फल फूल होता है वो अलग अलग स्थान में अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए अलग अलग जगह में जो पेड़ पौधे होते हैं अलग अलग तरह का, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के बाद वो अलग मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। ठीक है, मतलब चौथा कारण यह है कि पानी के बिना कोई भी नहीं रह सकता है, और पानी कहाँ मिलता है? झील, नदियों में ही मिलते हैं। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। कोई नदी तो या झील है तो जो कि कभी नहीं सूखता है, लेकिन कोई नदी और झील है जो कि वो बारिश जब तक नहीं होगा तब तक उस नदी या झील में पानी ही नहीं होगा। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है, सूखे की तलाश में, जब बरसात का मौसम है तो उस स्थान में पानी होता है, चलिए मानव लोग वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही बरसात खत्म हो गया, गर्मी आ गया और वहाँ पर पानी का व्यवस्था खत्म हो गया, तो फिर वहाँ से दूसरे स्थान चले गए तलाश, किसके तलाश में? पानी के तलाश में। तो यह था लोग क्यों यहाँ से वहाँ करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे, ये इसका कारण हो गया। अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है उस समय के काल के जो लोग रहते थे, मानव रहते थे, उसका जानकारी कैसे मिलता है? पुरातत्वविद, ये आप लोग को पता होना चाहिए, पुरातत्वविद पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, जो पुराना वस्तु का अध्ययन करने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, उसको पुरातत्वविद कहेंगे। को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक क्या करते थे। ठीक है, उसको कुछ ऐसा वस्तु जो मिले हैं जो कि आखेटक जो शिकार करके जो खाद्य भोजन करने के लिए योग जो वस्तु सामग्री हैं, वो एक संग्राहक क्या करते थे, जमा करके रखते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। ये उस समय के लोगों ने क्या, पत्थर शिकारी करने के लिए, मतलब पत्थर या और कुछ काटने के लिए, तो उसका क्या, पत्थर को नुकीला करके उसको चोखा बना, मतलब उसको कोई काटने का एक सामग्री बनाता था, या हड्डी या लकड़ी को उसको छील कर उसको उसका पूरी तरह से नुकीला कर देता था, जो कि जानवर को मारने पर वो पूरी तरह से वो हानि हो जाए, उस जानवर को जख्मी हो जाए। इस तरह से औजार बनाया करता था। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। पत्थर बहुत ठोस रहता है, ठोस पदार्थ है, जिसके कारण क्या आज भी वो मिलते हैं उस समय के औजार। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। ये भी बताया गया, मतलब कुछ भी क्या, फल काटने के लिए भी ये औजार का निर्माण किया था, और हड्डी हड्डी और मांस काटने के लिए भी ये औजार बनाया गया था, और पेड़ की छाल को उतारने के लिए भी ये औजार बनाया गया था। और क्या, और जानवर का खाल जो है वो भी उतारने के लिए ये औजार बनाया गया था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा
कर भाले और बाण जैसे औजार हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, आगे वाला हिस्सा में जो है नुकीला पत्थर बांध दिया जाता था और पीछे में जो है लकड़ी का मुट्ठा जैसा लंबा जैसा लाठी बांध करके उसको भाला जैसा बना दिया जाता था। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, कोई जो है लकड़ी काटने के लिए भी कोई औजार मिला था, जो कि वो लकड़ी क्या झोपड़ी बनाने के लिए या जलावन के लिए भी उसका उपयोग करते थे। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं बाएं तरफ ये। ठीक है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं और जानवरों के, ये जानवर का चमड़ी देखिए, खाल, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये कोई पौधा है, उसका जड़ उखाड़ने के लिए पत्थर का उपयोग किया जाता था, या इस सिलने के लिए भी, चमड़ी को सिलने के लिए भी इसमें चमड़ा को इस पत्थर का उपयोग किया, नुकीले पत्थर का उपयोग किया करता था। ठीक है, अब रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखें, देख लीजिए मानचित्र 2 को दिया गया है। भीमबटका, महागढ़ा, कोल्डियावा जो कि चावल का हुआ है यहाँ, और नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। ठीक है, ये देखिए अब क्या कर रहे हैं इसमें। लाल त्रिकोण वाले स्थान के पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो लाल जैसा त्रिकोण जो है जैसे भीमबेटका, यहाँ भी क्या, वहाँ खाद्य संग्रह यहाँ सामग्री मिला हुआ है। यहाँ भी क्या है, कुरनूल गुफाएं में भी, ठीक है, उसगी में भी, और कहाँ, बस ये जो है जो कि खाद्य सामग्री भी यहाँ पर मिला है। इनके अलावा भी और कई स्थानों में आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। और भी स्थान में रहते थे, लेकिन जहाँ पर अधिक मिला सामग्री, उसका खाद्य जहाँ पर अधिक सामग्री मिला, वहाँ का इसमें दिया गया है। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। कई सारा पुरास्थल जो है वो नदी और झीले के किनारे पाए गए हैं। क्यों पाए गए हैं? क्योंकि वहाँ पर लोग रहने में बहुत दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि जहाँ पर पानी है वहाँ पर सब चीज़ है, इसीलिए वहाँ पर अधिक, मतलब वहाँ पर सामग्री प्राप्त है, मिल रहा है। चूँकि चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, क्योंकि उस समय पत्थर का ही सबसे ज़्यादा उपयोग होता था, जो कि पाषाण काल कहा गया है। ठीक है, पाषाण काल को, पाषाण काल, उस समय पाषाण खाली पत्थर का ही उपयोग होता था। ठीक है, इसमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है देख लीजिए। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, अभी जो है अभी मध्य प्रदेश है, और उस समय में भीमबेटका नाम था। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोग ने यह जगह क्यों चुने होंगी? ठीक है, क्यों चुने? क्योंकि वहाँ पर हिफाजत सब चीज़ का मिला है, ना ही बारिश के मौसम में भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। बारिश, पानी वगैरह सब वहाँ पहुँच नहीं पा रहा था, और फिर अगर तूफान भी आ जाए तो वहाँ भी कोई तरह की दिक्कत नहीं हो, ऊंचा स्थान पे है, तो इसलिए वहाँ पर चुना गया था भीमबेटका में। शैली चित्र का कला, इनसे हमें क्या पता चलता है देख लीजिए। एक शैली चित्र देखिए, ये जानवर है, उसके पीछे एक मनुष्य, मानव, जो आदि मानव है, ये उसके पीछे शिकार करने के लिए दौड़ रहे हैं। इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं इस तरह का। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, जंगली कुशलता से। ठीक है, तो ये अब पुरास्थल, पुरास्थल किसे कहेंगे?
पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, पुरास्थल किसे कहेंगे? जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं, पुराना वस्तु का अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। पुराना स्थल जहाँ पर मतलब पुराना वस्तु मिलता है वहीं पर पुरास्थल कहेंगे। आग की खोज। अब क्या? आग की खोज कैसे होगा? मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। मानचित्र 2 में क्या? कुरनूल गुफा। देख लीजिए कुरनूल गुफा कहाँ है। कुरनूल गुफा ये रहा। ठीक है, अब क्या करें इसमें यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। वो गुफा में क्या? राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भागने के लिए। खतरनाक जानवर जैसे शेर आ जाए, बाघ आ जाए, हाथी आ जाए, तो उसको क्या, जब मशाल जला करके उसके आगे आते हैं तो वो क्या, आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, वो पीछे हटते जाएंगे। नाम और तिथियां। ठीक है, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल का दूसरा नाम क्या है? पुरापाषाण काल। उस समय में पाषाण का ही काम होता था। पाषाण मतलब पत्थर। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, प्राचीन काल और पाषाण मतलब पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक काल, मध्यकाल एवं उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण युग क्या क्या? आरंभिक पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और उत्तर पुरापाषाण युग। 3 भागों में इसको बांटा गया है। किसको? पाषाण काल को। मानव इतिहास की लगभग 99 पुरापाषाण काल को 3 भाग में, मध्य पुरापाषाण काल, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसमें क्या? पर्यावरण का बदलाव हुआ है मध्य पाषाण युग में। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से, 12,000 ईसा पूर्व पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है। ठीक है, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। पाषाण यानी कि पत्थर का जो औजार था ना, वो बहुत छोटे होते थे। कब का? मध्य पाषाण काल युग में, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का काल में क्या, औजार जो होते थे बहुत ही छोटे होते थे। किसका औजार? पत्थर का औजार, पाषाण का औजार। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियों और आरी जैसे औजार मिलते थे। मतलब जो अभी तो चलिए कच्चा आ गया तो उसमें से टेढ़ा जैसा रहता था और उसमें क्या, पकड़ने के लिए एक मुट्ठी भी रहता था। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। पुरापाषाण युग में क्या बनाते थे? औजार भी बनाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले
इसका मतलब ईसा पूर्व पहले। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण युग का मतलब होता होगा, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हमें पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, हमें तो ज्ञात नहीं है, लेकिन उस काल में क्या नाम, अभी तो अनुमान लगाया गया है कि ये पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल मतलब कि एक नया नया मतलब कि औजार बनाया गया है इस काल में। मतलब दो तरह का होता है औजार, पत्थर से जो बनाता है, पत्थर दो तरह का औजार बनाया करता था, एक कोर और एक फलक। ठीक है, तो कोर को एक नुकीला बना करके उसको टुकड़ा करके फलक बनाया जाता था, और फलक को इतना नुकीला बनाता था कि वो मतलब कोई भी चीज़ उसको भेद सकता था, इसलिए नवपाषाण काल। अब बदलती जलवायु। ठीक है, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बरसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, वो सब जानवरों का संख्या अधिक बढ़ गया। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। मतलब जो जो सबकी मैदानी क्षेत्र वाले जानवर हैं, घास खाने वाले जो जानवर हैं, वो सबका संख्या बढ़ने लगी। ठीक है जब बढ़ने लगी तो लोग उसके पीछे मतलब लोग मतलब उसको उसको मतलब पकड़कर, जानवर को पकड़कर क्या करते थे, अपनी ज़रूरतों के अनुसार से उसका जब चाहता था तब उसका मतलब भोजन ग्रहण करते थे। मान लीजिए कि अभी हम मेरा ज़रूरत नहीं है इस जानवर को या भेड़ को ही, अभी हम मेरा ज़रूरत नहीं है भोजन करने का, तो उसको अपने घर में रख लिया करते थे, और फिर जब ज़रूरत होता था उस समय उसका क्या करते थे, भोजन प्राप्त करते थे। अब खेती और पशुपालन की शुरुआत। ठीक है, चलिए खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, तो उस समय में क्या, पहले तो अधिक आखेट होता था या पेड़ पौधे का प्रयोग अधिक करता था खाने के लिए, फल फ्रूट का। लेकिन अब जो है, अब धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिए, खेती करना और पशु पालना। ठीक है, गेहूं, जौ, ये सब धान, ये सब का अब धीरे धीरे अनाज के बारे में जानकारी मिलने लगा लोगों को, और अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिए गए। उसका कैसे क्या चीज़ अनाज है, नाम उसका देना शुरू कर दिए। फिर उसका निर्माण करना शुरू कर दिए, कैसे वो बनता है, पौधा कैसे हुआ, ये दिमाग लगाना शुरू कर दिए। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ये भी क्या सीखना शुरू कर दिए। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पौध पैदा करना सीख लिया होगा। ठीक है, इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। ठीक है, तो पुरातत्वविद एक अनुमान लगाते हैं कि सबसे प्रारंभिक समय के लोग जो रहते थे वो ना ही कपड़ा भी पहनते थे, उतना अधिक नहीं पहनते थे, लेकिन और क्या करते थे, इधर उधर का फल फ्रूट खाते थे। और कहाँ अपना मतलब जमीन में ही सो जाते थे। कहाँ पर सोते थे, जहाँ की मतलब थोड़ा हरा भरा घास हो, थोड़ा सोने में कोई तरह का कठिनाई नहीं हो, अच्छा लगे, तो वहाँ पर सोते थे। तो इसी तरह का गाजर का पौधा था,
और गाजर का पौधा था, तो एक व्यक्ति ऐसा था कि वो सो गया, उसी का पौधा अधिक था उस जगह पौधा गाजर का। तो जैसे सो गया तो नींद में तो इधर उधर वो पलटे तो क्या उसका गाजर का जो पौधा है वो थोड़ा पूरी तरह से घिस गया। घिसने के बाद जो उसका सुगंध आने लगा ना, तो अच्छा लगा तो वो एक पौधा निकाल करके देखे, तो उसको जब अपना सूंघ करके देखे तो पहले अधिक सूंघ करके ही पता लगाते थे, इसलिए सूंघ करके देखे तो उसको और अच्छा लगा। तो वो थोड़ा सा चख करके देखे तो खाए तो उसको मीठा लगा तो फिर उस गाजर का खाना मतलब खाने के रूप में उसका प्रयोग करने लगे। ठीक है। और फिर इसी तरह से जब देखा कि वो बहुत बढ़ गया क्या मतलब छोटा सा था, तो देखा कि बहुत बड़ा निकल रहा है। फिर उसने दिमाग लगाया कि नहीं, इसको अगर छोड़ दें कुछ दिन तक तो ये बहुत बड़ा पौधा हो जाएगा। अब बड़ा पौधा हो जाएगा तो इसमें से जो लाल कलर का जो निकलता है गाजर फल, तो वो भी अधिक बड़ा निकलेगा। तो वो दिमाग लगाए तो वो छोड़ दिए, बहुत दिन तक छोड़ दिए, तो वो क्या पक गया तो उसमें से वही बीज निकल गया। बीज निकलने के बाद फिर उसको निकाल के देखा तो उसमें से तो वो नहीं, क्योंकि वो बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होने के बाद तो और भी अच्छा नहीं लगता है, तो उसको फेंक दिए। जिस जगह फेंक दिए तो उस जगह तो वो बीज रह गया, तो वो बीज फिर से उग गए तो बहुत सारा उग गए। तब उसने दिमाग लगाया कि अरे ये तो उसी पौधा से निकला हुआ है। तो इस तरह से जब निकला बीज, तब वो सोचना शुरू कर दिए वो लोग कि ये इस तरह से बीज प्राप्त होता है और यही बीज से फिर पौधा का निर्माण होता है। फिर वहाँ से फिर बीज का रखना और उसको सही से रख करके फिर उसको उगाना सीख गए। ठीक है। तो ये पुरातत्वविद का कहना है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें उन्हें पालतू बनाया होगा। ये भी अनुमान लगा। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा? गाय व कुत्ते का जंगली पूर्वज था। गाय और कुत्ते सबसे पहली बार जो, उसके बाद भेड़ बकरी। ठीक है। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों में नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कुत्ता, क्या कुत्ता, फिर उसके बाद गाय, फिर सुअर, भेड़ बकरी। कुत्ता, उसके बाद भेड़ बकरी, गाय सुअर, ये सब पशु पालना शुरू कर दिया। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया है? ठीक है। क्या बता सकते हैं? क्योंकि कुत्ता को अगर खाने के लिए कुछ दे दें तो वो क्या दो मिलाते हुए आपके पास रहना शुरू कर देंगे, इसलिए सबसे पहले जो पालतू बना कुत्ता ही बना। घरेलू करण की प्रक्रिया। कैसे घरेलू करण हुआ? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है। पौधा उगाना, जानवरों का देखभाल करना, वो क्या कर उसका नाम क्या दिया गया? घरेलूकरण की प्रक्रिया दिया गया नाम उसका। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे और तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह से यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। मतलब यह है कि जो पौधे तथा जानवर हैं अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे जो अपने घर में रखते थे। इसकी वजह से यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं कि कौन सा मतलब अपने घर में रहेंगे या कौन सा अपने घर में उपज हो पाएंगे, तो उसका चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक है। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंडले डंडले मतलब उसका पौधा का जो है अनाज के पक्के दाने के भार को संभाल सके। जो पौधा है ना, वो अनाज जब पक जाता है तो उसका भार को संभाल सके, तो उसी का मतलब क्या चूज करते थे उसमें कि वही सब पौधा लगाते थे ताकि
ऐसे पौधे के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। ठीक है, जो फिर से वो उगेगा तो उतना ही मजबूत उगेगा, इसलिए वैसे पौधे का चयन करते थे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। हिंसक न करे। अब ये नहीं कि अब हम पाल रहे हैं तो मेरे ऊपर ही हमला कर दे, तो ये सबको नहीं पाला करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। धीरे धीरे क्या होते गए? भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है, जो जंगली जानवर हैं उसका दांत और सींग क्या बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वही पालतू यानी कि घर में जो पालने वाले जो जानवर होते हैं वो क्या है, दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, ये दांत हैं इनको देखो, और इनमें से कौन सी जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। जाहिर सा बात है, ये जो है पालतू सुअर का है दांत और ये जो है जंगली सुअर का है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। अगर वो उस समय इस तरह का नहीं पहचान में आता है या नहीं सीख पाते, वो धीरे धीरे क्या सुधार करते करते अभी इस समय इस तरह का आया हुआ है कि हम लोग जैसे कि धान का भी खेती करते हैं तो उसमें भी मजबूत से मजबूत धान कौन सा होगा, अधिक वजन वाला कौन सा होगा, या अधिक उपज कौन सा होगा, हाइब्रिड जो है अच्छा हाइब्रिड कौन सा है। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, चूज करके उसमें चयन करके फिर उस समय में पौधा लगाते हैं। तो उसी तरह उसी समय से ये प्रक्रिया चलते आ रहा है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में भी बता चुके हैं कि जो है सबसे पहली बार जो खेती हुआ था किसका, जौ और गेहूं का हुआ था। कहाँ पर? पाकिस्तान के क्षेत्र में मेहरगढ़ में। ठीक है, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले कुत्ते, उसके बाद भेड़ बकरी, ये भी बताए थे पहला अध्याय में। ये पहला अध्याय में ऐसे भेड़ बकरी से शुरू हुआ था, कुत्ता का जिक्र नहीं किया गया था। जो कि हम बोले थे कि भेड़ बकरी से पहले किसको पाला गया था, कुत्ता को पाला गया था। ठीक है, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। सही बात है, बढ़ने में क्या कुछ वक्त लगता है, इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, खरपतवार जो घास भूसा है वो सब हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ये भी है, कटाई होने के बाद क्या अनाज को बहुत अधिक संभाल करके रखना पड़ता था। उसके बाद उसका उपयोग भी मतलब बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए मतलब बीज के लिए भी और भोजन के लिए एक अच्छे स्थान पर, एक अच्छे जगह पर बचा कर रखना संभव था। अगर जगह ही नहीं बीज को रखने के लिए जगह ही नहीं रहेगा तो 1 साल बाद में अगर हम बोएंगे तो फिर जब पानी से बरसात के मौसम में भीग गया या मतलब कोई जानवर ही आकर के खा गया तो फायदा क्या है रखने से, वो नहीं रहा। फिर नहीं रहा तो फिर पिछले इस साल का जो उपजा हुआ है फिर पिछले साल में कैसे उसमें फिर बोएंगे। तो इसलिए लोगों को इसका भंडारण जमा मतलब एक स्थान रखने के लिए भंडारण की बात सोचनी पड़ी। ठीक है, एक जगह जहाँ रखने का जगह है भंडारण का कहेंगे, तो वहाँ पर सोचना पड़ा कि इसका भंडार करके रखना पड़ेगा। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, कोठरियों बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। ठीक है, कोठरियाँ बनाई या तो जमीन में गड्ढा खोदा।
ठीक है। अभी तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो बाजार से मार्केट से हाइब्रिड बीज उस समय ले लेते हैं, लेकिन लेकिन पहले क्या करते थे, वो 1 साल पहले बीज को रखा करते थे। इस बार जो जितना भी धान का उपज हुआ उसका अलग से उसको संभाल करके कुछ अलग स्थान में उस बीज को रखा करते थे। ठीक है। या अनाज को सही से रखने के लिए अभी तो कहीं भी रख सकते हैं, या सबका पक्का हो गया, छत हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब उस समय मिट्टी था, मिट्टी का घर था, तो उस समय जो है मिट्टी का ही बर्तन बना बना दिए करते थे पहले। जब दादी के समय में, या दादी की जो दादा का जो पापा हैं, वो सब उस समय उसके समय काल में क्या, वो वो मिट्टी का बर्तन बना करते थे, जो कि जिसका नाम है, हमको जहाँ तक याद है, उसको कोठी कहा जाता है। ठीक है। तो आप लोग भी शायद देखे होंगे। तो वो मिट्टी का बर्तन बना करके उसमें अनाज रखते थे। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी तथा भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। सही में? क्या, अगर बर्तन नहीं बनाएंगे तो क्या भोजन संग्रह नहीं कर पाएंगे? तो बर्तन तो बनाते ही होंगे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार क्या होता है? जानवर बच्चे देते हैं जिनसे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। सही बात है। अगर हम गाय रखते हैं, तो गाय अगर रखते हैं तो उसमें से क्या, या भेड़ भी रखते हैं, बकरी, उससे भी दूध प्राप्त होता है। अगर उसका बच्चा जो है उसको अगर सही से रखते हैं, फिर वो भी दूध देना शुरू कर देते हैं। इस तरह से यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण तक का एक तरीका है। एक तरीका ही नहीं, एक अच्छा तरीका है। ठीक है। तो पशुपालन होना बहुत आवश्यक है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? सही बात है। अभी बहुत बहुत होता है कि चलिए अब तो कोई बात नहीं, ट्रैक्टर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे पहले वाले काल में क्या करते थे, खेत जुताई करने के लिए हमको हल का प्रयोग करना पड़ता था, जिसका सहायता किसका लेना पड़ता था? बैल का सहायता लेना पड़ता था। तो पालतू जानवर भी अति आवश्यक है, दूध के लिए भी तो आवश्यक है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 देखो। ठीक है। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12। ये ठीक है, ये मानचित्र जो दिया है, इसमें क्या बता रहे हैं ये देखने के लिए बोल रहे हैं। और क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। वो नीले रंग का जो था, वो सब क्या, पशुपालक वहाँ होता था और कृषक साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिम और उत्तर के क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तट दक्षिण भारत में पाए गए हैं। पूर्वी तट दक्षिण भारत में भी इस तरह का पाए गए हैं। किस तरह का? पशुपालक और खेती करने का साक्ष्य। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों का बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ठीक है। इसमें से जो मिला हुआ है पशुओं का हड्डी, ठीक है, खुदाई करने के बाद उसका बस्ती जो बना गया है, उसका मिट्टी या की खेती किया गया है, जो उसका उसका सामान, वस्तु, फिर कौन सा पशु का खाते थे, भोजन करते थे, उसका हड्डी भी मिला है, हड्डी का नमूना मिला है। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज भी प्राप्त हुए हैं वहाँ पे, के दानों के अवशेष भी मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि जब अनाज जब जला हुआ है तो वहाँ पर अनाज रखे भी करते थे और भोजन भी बनाते थे।
ऐसा लगता है कि ये गलती या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। जब अनाज बहुत सारा जल गया है तो या तो गलती से जल गया या तो कोई जानबूझकर जला दिया गया। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलों उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। जो जानवर का जो हड्डी प्राप्त हुआ है उसका भी पहचान कर सकता है। अस्थायी जीवन की ओर, ठीक है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जुहाम वर्तमान में अभी कश्मीर है के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसको गर्तवास कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर के बुर्जुहाम में क्या करते थे, गड्ढा करके धरती के अंदर गड्ढा करके वहां पर रहते थे, जिन्हें क्या कहते हैं, गर्तवास कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। जब धरती के अंदर जब रहते थे, जब ठंड का अधिक मौसम हो जाता था, तब वहां पर क्या वो गर्तवास में चले जाते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। जो आग जला हुआ है ना जगह, वो मिली है। कहाँ पर, जहाँ पर झोपड़ी है, मकान तो नहीं, झोपड़ी। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। जिस तरह का मौसम होता था वैसी तरह घर या बाहर या अंदर चले जाते थे और खाना बनाते थे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणयुगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। पूरा मतलब पहले जो जिस तरह का रखते थे हथियार, पत्थर को काट काट कर, तो उससे अलग मिल रहा है। कब, अभी के नवपाषाण युग में। ठीक है, तो भिन्न थे। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अभी कुछ देर पहले हम बोले थे कि जो कोर और फलक होता था, तो यही नवपाषाण युग में इसका निर्माण किया गया था, जो कि कोर को तोड़ करके उसको फलक के रूप में बनाया गया था और उसको नुकीला बना दिया जाता था, धार के रूप में बना दिया था। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। अभी भी उसका ओखली और मूसल का क्या प्रयोग करते हैं, तो उस समय भी करते थे। उसी तरह प्राचीन प्रशस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजार किससे, हड्डी से भी बनाए जाते थे। ठीक है, अब नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, पुरास्थल में क्या बहुत कई प्रकार का क्या मिट्टी का बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकृत विद्वान भी मिले हैं। बर्तनों का प्रयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। ठीक है, तो पहले वस्तु को रखने, चीज़ों मतलब अनाज को रखने के लिए करते थे, उसके बाद धीरे धीरे क्या उस पर खाना भी बनाना शुरू कर दिए। जैसे चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। आहार मतलब भोजन प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण, खाने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे चावल और गेहूं। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। नवपाषाण युग में क्या कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। कपास से ही सूती का वस्त्र तैयार होता था, तो कपास का भी उसका क्या खेती करना शुरू कर दिए गए। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे, ऐसी बात नहीं है।
एक ही बार तो नहीं आया होगा। मान लीजिए कि एक स्थान में कुछ पता चला या जानकारी हुआ, तो दूसरे स्थान दूसरे छोर पर जाते जाते क्या कुछ समय लग जाता था। इस जगह के लोग उधर उस छोर में जाते थे, तभी पता चलते थे वहाँ के लोगों को। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। ठीक है, कोई शिकार स्त्री पुरुष शिकार ही करते थे, और कोई ऐसा व्यक्ति थे जो कि वो क्या अपना लिए थे, खेती करना और पशु पालना सीख लिए थे। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। जिस तरह मौसम होता था उसी तरह अपना क्या करता था, जीविका चलाते थे। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन व्यतीत। ठीक है, मेहरगढ़ का आप देख लीजिए। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। ठीक है, जो पाकिस्तान में है। ये हम पहले दिखा दिए थे कि मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है, इसी जगह है, जो कि उसमें भी क्लास ये चैप्टर नंबर 1 में भी है, जो कि इस जगह मेहरगढ़ बताए थे। ठीक है, और मेहरगढ़ में क्या है, जौ और गेहूं का खेती सबसे पहले वहां पर हुआ था, याद रखना है। अब यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, यानी कि इसी के होते हुए मेहरगढ़ से होते हुए क्या करते थे, ईरान जाते थे। और कौन सा दर्रे से, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है। वही स्थान को क्या कहेंगे, मेहरगढ़। कहाँ, बोलन दर्रे। दर्रे किससे कहेंगे, दो पहाड़ी के बीच के रास्ते को दर्रा कहेंगे। जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, यह विभिन्न प्रकार के, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि ये एग्जाम है, जो कि ये पूछ देता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां हैं मेहरगढ़ में। इसके अलावा चकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ, मेहरगढ़ में। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। मेहरगढ़ में घर भी मिले हैं। ठीक है, और प्रत्येक घर में 4 या उससे भी अधिक क्या है, कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। कुछ क्या, भंडार मतलब जगह रखने का, कोई वस्तु सामान रखने का। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, मृत्यु के बाद भी क्या होता है, जीवन होता है। ये लोग उस समय के लोगों का क्या था, आस्था था। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। इसलिए कब्र में क्या करते देते थे, कुछ सामान भी रख देते थे, जैसे खाने पीने का चीज भी रख देते थे, और कुत्ता भी उसके साथ दफना दिया करते थे, ये भी मिला है। ठीक है, मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ठीक है, ये भी क्या जाएगा, इसके साथ जाएगा और इसका भोजन मतलब बनेगा। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये सोच करके क्या कर देता था, मृतक के कब्र में एक बकरी भी रख देता था। अब कल्पना करो, तुम आज 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 13 में देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र, ये बच्चे के लिए छोड़िए। तो ये था एनसीईआरटी, जो ओरिजिनल एनसीईआरटी का अध्याय 2 था, वो आज खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 3 क्लास 6 का अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज इतना है।